हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को बताइए कि हम आपके लिए बीएड से रिलेटेड और सारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैटर अपलोड करते रहते हैं। तो आज आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से इसके प्रकार हैं, हम कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारी की सारी डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन है 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन का यह दृष्टिकोण था कि भारत में छठी से लेकर 10वीं तक और कुछ विद्यालयों में 12वीं तक छात्रों के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेश किया गया था, मतलब सीबीएसई के द्वारा पेश किया गया था। इसका अभिप्राय क्या है? इसमें छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्रों के सभी विकास के पहलू शामिल होते हैं। जैसे कि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके आपने मार्कशीट्स देखे होंगे, उनकी मार्कशीट के अंदर हर एक्टिविटी के बारे में ग्रेड्स दी गई होती हैं, जिससे सतत व व्यापक मूल्यांकन हम कह सकते हैं, सीसीई कहते हैं उसको। इस योजना में सतत शब्द का अर्थ है छात्रों के विकास के पहचान पहलुओं के मूल्यांकन पर जोर देना, मतलब कि उनके जितनी भी क्रियाएं की उन्होंने शिक्षण अधिगम के साथ साथ जितने भी उन्होंने अकादमिक स्तर की अवधि में फैली हैं, मतलब कि जितना भी उन्होंने पढ़ाई करते करते सामने जितनी भी गतिविधियां की हैं साथ में, तो उन सभी पे ध्यान देना। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, दूसरे शब्द में लिखा है व्यापक का अर्थ होता है योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है। अब जो सतत व व्यापक मूल्यांकन है इसके लक्ष्य क्या क्या हैं? तो इसका सबसे पहला लक्ष्य है कि हर पहलू का मूल्यांकन किया जाए। बच्चों के अंदर तनाव को कम करना चाहिए। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना चाहिए। रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को स्थान प्रदान करना चाहिए। निदान और उपचार के साधन प्रदान करना चाहिए और वृहद कौशल शिक्षार्थियों का निर्माण करना चाहिए, मतलब कि अच्छे कौशल बढ़ाने वाले कौशलों का निर्माण कराना चाहिए। अब इसके और उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, मतलब कि जो शिक्षण की क्रिया या पढ़ाने की क्रिया वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मानना जाना चाहिए। ध्वनि निर्णय लेना शिक्षार्थी के विकास, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की गति और अधिगम के परिवेश के लिए समय पर निर्णय लेना चाहिए। और आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को भी अवसर प्रदान करने चाहिए। उसके आगे देखते हैं, जैसे कि क्या निदान और उपचार के माध्यम से छात्र की उपलब्धि में सुधार के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आती है सतत मूल्यांकन जो है उसकी विशेषताएं। तो सीसी का जो विशेषताएं है निरंतर और उसकी आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। आवधिक का मतलब हो गया अवधि का, या जितना भी टाइम वो पढ़ा है उसके अंदर का। उसके अलावा ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पे ध्यान रखता है। इसके अंदर सभी शैक्षिक के साथ साथ, मतलब शिक्षा के साथ साथ जो भी अन्य पहलू हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। हर विषय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि जीवन कौशल में आकलन और परीक्षण सूची के संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन भी किया जाता है। अब जो सतत व व्यापक मूल्यांकन के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता देता है। सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता देता है, मतलब कमजोरियों को ढूंढने में और उनको हल करने में योगदान देता है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। और सीसी या जो वो छात्रों की शैक्षिक और उसके साथ साथ की जो भी प्रगति है उसकी जानकारी भी मिलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी अपने भविष्य में सफलता का पूर्वानुमान का भी पता लग जाता है। अब सीसी के क्या क्या पहलू हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बीच में आता है शैक्षिक मूल्यांकन, दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है। एक होता है शैक्षिक और एक होता है सह शैक्षिक। तो इसके बीच में लेखन और वादन के साथ साथ मौखिक और लिखित कक्षा परीक्षण, चक्रीय परीक्षण, तो ये सारी सारी चीज़ें आती हैं जिसके बीच में मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक दोनों होने चाहिए। अब सीसी के इन्होंने दो, हम कह सकते हैं, प्रकार बता दिए। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जो शिक्षक होता है उसकी उसकी सारी गतिविधियों के बीच में देखा जाता है छात्र दक्षता में सुधार लाने के लिए शिक्षण किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, अधिगम गतिविधियों को किस तरह से संशोधित करना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। और औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं जो विषय वस्तु और प्रदर्शन के विवरण पर केंद्रित होती है। कोई भी चीज़ का प्रदर्शन किया जाता है उस पर केंद्रित होती है। इसकी क्या की विशेषताएं होती हैं? इसमें क्या होता है कि ये प्रभावी प्रतिक्रिया होती है,
मतलब कि इसके अंदर कोई ना कुछ कार्य करता रहता है। तो यह छात्रों की अधिगम के में सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें छात्र को बोलना होता है। या फिर हम कह सकते हैं छात्र अपने साथी समूह और विपरीत समर्थन करने वाले से सहायता करता है। इसमें यह देखा जाता है कि यह कैसे और क्या सीखा जाए यह निर्धारित करने के लिए अधिगम शैलियों को भी शामिल करने में मदद करता है। उसके बाद में है इसमें सहायक पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण, मान्यताएं शामिल है। इसमें अपने स्कोर में सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाता है और निदान और उपचार में भी ये सहायता करता है। उसके बाद में आता है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि यह प्रतिभागियों के उस मूल्यांकन को सूचित करता है जहाँ एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मतलब कि एक ही कोई भी बच्चे से एक काम किया जाता है और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि बच्चे का उसके अंदर स्कोर क्या है या वह लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर सकता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें बच्चे में यह देखा जाता है कि उसने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, इसका संपूर्ण निरूपण किया जाता है। इसमें छात्रों के कार्य का मूल्यांकन एक पारंपरिक मार्ग होता है। ये प्रतिभागियों के विकास को किसी विशेष समय पर सारांशित करता है, मतलब कि एक विशेष समय के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है इसके बीच में, जैसे अन्य एक्टिविटीज़ होगी, खेल हो गया, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा हो गई, शारीरिक शिक्षा हो गई, कला, संगीत, कंप्यूटर, क्विज प्रतियोगिताएं जितनी भी होती हैं वो सारी इसके बीच में आती हैं सह शैक्षिक मूल्यांकन में। तो इससे बच्चों का तनाव भी कम हो जाता है, व्यापक और नियमित बना रहता है, निदान और उपचार के भी इसमें साधन प्रदान होते हैं। उसके बाद में आता है विद्यालय आधारित सीसीई की विशेषताएं। तो विद्यालय के आधारित क्या होती है सीसीई, यह पारंपरिक प्रणाली की तुलना में प्रभावशाली और अधिक व्यापक और सतत प्रक्रिया सीसीई यह भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का सारे जितने भी उसके पहलू हैं सारों पे ध्यान रखा जाता है और उससे ये पता लग जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या करने की कोशिश करेगा या कि क्या चीज़ें बन सकता है। ठीक है, मूल्यांकन का प्रतिमान क्या है कि किन किन प्रतिमानों का यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रसंस्कृत ज्ञान, दृष्टिकोण या कौशल का विवरण और परिणाम निर्धारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, यह निर्देश शिक्षकों के निर्देश सर्वोपरि होते हैं और छात्रों की इन परिस्थितियों में मूल्यांकन प्रक्रिया की रूपरेखा तथा कार्यान्वयन में बहुत ही कम भागीदारी होती है। मतलब कि शिक्षकों का मेन इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रतिमान के अंदर। उसके बाद में आता है कि ये एक रूपरेखा तैयार करते हैं, शिक्षक छात्रों द्वारा क्या सीखा गया क्या नहीं सीखा गया उसको निर्धारित करता है। फिर अधिगम के मूल्यांकन में छात्र स्वायत्तता का स्तर बढ़ाता रहता है, लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह काम नहीं हो सकता। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है छात्रों को उपयोगी सलाह देने पर जोर दिया जाता है, अंक देने तथा ग्रेडिंग पर जोर कम दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि उसमें यह देखा जाता है कि कितना बच्चे में विकास हुआ है कितना नहीं हुआ, इस पर ज़्यादा जोर होता है, ना कि नंबर और ग्रेडिंग पर। उसके अलावा अधिगम के साधन और तकनीक। तो अधिगम के साधन क्या है, मूल्यांकन के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, शिक्षार्थी को विकास की जानकारी प्रदान करना और दूसरा, शिक्षार्थी को मानदंडों के एक समूह की तुलना में उसके अधिगम के परिणाम के आधार पर उसे गुणात्मक रूप से वर्गीकृत करना। मतलब कि उसने कितना कुछ अधिगम ग्रहण किया, मतलब क्या कुछ उसने सीखा, उसके गुणों के आधार पर उसको बांटना। अब मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन तकनीकों में से एक से अधिक मूल्यांकन साधनों का यूज़ किया जाता है, जिसमें मानकीकृत और एक गैर मानकीकृत होता है। तो मूल्यांकन के जो मानकीकृत जो साधन होते हैं उसके बीच में क्या है, कुछ फिक्स किए होते हैं, कुछ परीक्षण निर्धारित किए होते हैं कि वही बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बीच में गुण क्या होता है कि ये निष्पक्षता से होते हैं। मतलब सभी का उसी क्वेश्चनों से टेस्ट किया जाता है और सेम रिजल्ट है, मतलब कि उनके आंसर भी फिक्स होते हैं और सेम ही क्वेश्चन रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और गुणवत्ता होती है। और गति कुछ परीक्षणों में एक कारक है, लेकिन सभी परीक्षणों में एक उपनिष्ठ अवयव नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण और बुद्धिमत्ता और अभियोग्यता परीक्षण अभिरुचि और अध्ययन अभ्यासों की सूची, दृष्टिकोण, पैमानों आदि जैसे गुणों में वे गुण हैं। मतलब कि मानकीकृत में क्या होता है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, इसके बीच में बस अपने किसी भी बच्चे को पकड़ कर अगर अपने उसका टेस्ट ले लेते हैं तो सभी सेम क्वेश्चन रहते हैं और सेम आंसर रहते हैं। इससे बस बच्चों का रुचि के बारे में पता लगता है, बच्चों की बुद्धि के बारे में पता लगता है, उनकी योग्यता के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है गैर मानकीकृत। तो इसमें क्या होता है कि रेटिंग बनाकर होता है, साक्षात्कार ले सकते हैं, प्रश्नावली ले सकते हैं। तो इसके बीच में ज़्यादातर ये होता है कि ये जो होते हैं टेस्ट ये सटीक नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, इस तरह के ये होते हैं। तो इसके बाद में मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जितना टॉपिक रह गया आप इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई
भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में यही है कि इसके बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु स्तरीय होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, सारे के सारे बीसीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग टेस्ट में बांटा गया, जैसे असाइनमेंट दिए जाते हैं जो बच्चों को घर से पूरा करके लाने के लिए दिए जाते हैं, या फिर मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो सतत व व्यापक मूल्यांकन में यूज़ की जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सभी बच्चों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।